आज के इस वीडियो में हम हिंदी के 12th के चैप्टर 1 कविता कैसे पढ़े के बारे में जानेंगे। ये पार्ट 1 है। बचपन में आपने बहुत सी कविताएं याद की होंगी, कई कविता पढ़ी भी होंगी। अब तक आप तरह तरह की कविताओं से परिचित हो चुके हैं। अब हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी कविताएं पढ़ी है। बचपन में भी धूप छाँव की अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग कविताएं होती है, वो हम सब जानते हैं। इन कविताओं को पढ़ते हुए शायद आपके मन में एक प्रश्न बार बार उठा होगा कि कविता क्या है। कविता क्या है? वे तत्व क्या है जो कविता को गद्य से अलग करते हैं। गद्य मीन्स वो जो 4-5 लाइन का एक फकरा होता है वो, और कविता भी सेम होती है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों अलग कैसे हैं। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते समय आपने महसूस किया होगा कि कविता में मुख्य रूप से भावों और गद्य में प्रायः विचारों की प्राधान्यता होती है। कविता में क्या होता है? मेन भाव होता है, जबकि गद्य में होता है विचार। इन दोनों में भाव और विचारों की प्राधान्यता होती है। मनुष्य अपने हर अनुभव को किसी न किसी प्रकार से अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। मनुष्य अपने अनुभव को किसी न किसी प्रकार से अभिव्यक्त करता है। किसी न किसी अलग अलग प्रकार से हम अपने भाव को, अपनी फीलिंग्स को अभिव्यक्त करते हैं। कई बार आदमी अपने जिस अनुभव को कहकर अथवा बोलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाता, उसे गुनगुनाकर या रंगों के माध्यम से, इशारे से अथवा तो अभिनय के द्वारा आसानी से प्रकट कर देता है। हम इंसानों की ये एक खास बात बोल सकते हैं कि हम अगर बोलकर कुछ बात नहीं कह सकते, तो हम इस इशारों के थ्रू या फिर किसी गाने के थ्रू, किसी रंगों के माध्यम से अथवा तो किसी अभिनय यानी कि नाटक जैसा कुछ करके हम अपनी बात को लोगों के सामने रख सकते हैं। कविता भाषा का एक ऐसा ही माध्यम है जिसके द्वारा भावनाएं व्यक्त होती है। कविता के थ्रू क्या व्यक्त होता है? भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। कविता में सौंदर्य तथा भावना की सहज अभिव्यक्ति होती है, जो पाठक के मन को आसानी से छू लेती है। प्रस्तुत पाठ में हम कविता क्या है, इससे क्यों और कैसे पढ़ा जाना चाहिए आदि प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि कविता साहित्य की सबसे प्राचीन विद्या है। साहित्य की सबसे प्राचीन विद्या यानी कविता। हम जानते हैं कि पहले के ज़माने यानी कि राजा महाराजाओं के ज़माने में भी कविता मुख्य हुआ करती थी। दरबारों में कविताएं गाई जाती थी, बड़े बड़े कवि कलाकार उसे गाते थे। तब मनोरंजन का कोई और साधन नहीं था। अधिकांश प्राचीन भारतीय ग्रंथों की रचना कविता में हुई है। कविता को परिभाषित करने तथा इसके स्वरूप को पहचानने का प्रयास प्राचीन काल से ही होता रहा है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कहा गया है कि शब्दार्थी सहितो काव्यम, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? शब्द और अर्थ के सुंदर सामंजस्य को ही काव्य कहा जाता है। काव्य किसे कहा जाता है? शब्द और अर्थ के सुंदर सामंजस्य, इन दोनों को मिला लो तो क्या बन जाती है? एक सुंदर सी कविता बन जाती है। इस परिभाषा को आधार मानकर प्राचीन काव्य शास्त्रियों ने काव्य की आत्मा को ढूंढने का प्रयास किया था। किसी ने रस को कविता की आत्मा माना, तो किसी ने ध्वनि को, किसी ने रीति को माना, तो किसी ने वक्रोक्ति को, और किसी ने अलंकार को। सब कवि के अलग अलग मंतव्य थे। अलग अलग लोग इसे आत्मा मान रहे थे कविता की। किंतु बाद में हिंदी साहित्य में कविता की परिभाषा दूसरे ढंग से व्यक्त की जाने लगी। प्राचीन काल में अलंकारों का बहुत महत्व था, परंतु आधुनिक काल में अलंकारहीन कविता की परंपरा चल पड़ी है। पहले के ज़माने में अलंकार युक्त कविताएं होती थी, लेकिन इस आधुनिक काल में जो कविता है उसमें अलंकार नहीं होते।
छंद के भी बंधन नहीं रह गए, छंदहीन कविताओं की जड़ी सी लग गई। कविता शब्द के गूढ़ अर्थ से अलग होकर सामान्य शब्द के प्रयोग द्वारा व्यंग और विरोध को उजागर करने लगी है। यहाँ पे कुछ पंक्तियों के उदाहरण दिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता की परिभाषा तथा स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उससे कविता कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या डेफिनेशन दी है कविता की कि हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उससे ही हम कविता कहते हैं। कविता से मानव भाव की रक्षा होती है। मानो वे पदार्थ या व्यापार विशेष नेत्रों के सामने नाचने लगते हैं, वे मूर्तिमान होते दिखाई देने लगते हैं। उसकी उत्तमता या अनुत्तमता का विवेचन करने में बुद्धि से काम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कविता की प्रेरणा मनोवेगों का प्रवाह फूट पड़ता है। तात्पर्य यह है कि कविता मनोवेगों को जागृत करने का उत्तम साधन है। कुछ इसी तरह परिभाषा आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है। हमने पहले क्या देखा, रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा देखी। अब देखते हैं कि आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि कविता का लोक प्रचलित अर्थ वह वाक्य है जिसमें भावावेश हो, कल्पना हो, पदलालित्य हो तथा प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो, उसे कविता कहते हैं। इस प्रकार कविता का स्वरूप उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कुछ इस तरह निर्धारित किया जा सकता है कि कविता इन दोनों तथ्यों पर अलग अलग तथ्यों पर से विचार करके हमने यहाँ पर कुछ कविता को निर्धारित कर सकते हैं कि कविता में भाव तत्व की प्रधानता होती है। भाव तत्व यानी कविता का भाव कैसा है, कि वो हमें सैड फील करवाता है या हमें वो कविता पढ़ के एकदम हैप्पी फील होता है। हमें क्या फीलिंग हो रही है उस कविता को पढ़ के, हमें लोनलीनेस फील हो रही है, ओके, तो कविता में भाव तत्व की प्रधानता प्रथम होती है। कविता के मिश्रण से सौंदर्य चित्रण को कविता में कल्पना के मिश्रण से सौंदर्य चित्रण को कविता में सहज और ग्राह्य बनाया जा सकता है। उसमें कल्पना डाली जा सकती है। कविता हमें कहीं भी ले जा सकती है, दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया से बाहर भी हमें ले जा सकती है कविता। तो वो क्या है, कल्पना है, कल्पना का मिश्रण। कविता में चिंतन अथवा विचारों की जटिलता नहीं होती। कविता में कोई चिंतन यानी कि गहरी सोच या उसमें कोई ऐसी जटिल बात, कुछ ऐसा कोई हैवी कविता नहीं होती। मीन्स अगर वो उसमें कुछ डीप बात भी की गई है तो वो 2 लाइन में ख़त्म कर दी जाती है। वही कविता की खास बात है। कविता की शब्दावली गद्य से विशिष्ट होती है। शब्दावली क्या होती है, गद्य से विशिष्ट होती है। इसमें लयात्मकता अनिवार्य रूप से मौजूद होती है तथा शब्दों का संयोजन पाठक के हृदय को सहज ही छू जाता है। कविता गाते समय उसके कुछ वर्ड्स हमारे जहन में आ जाते हैं, उतर जाते हैं। कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात अथवा समस्या को बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया जाता है। अगर कोई समस्या पर आधारित कविता है या कोई बड़ी से बड़ी कोई डीप बात है तो उसे एकदम सहज और सुंदर ढंग से कविता में चित्रित किया जा सकता है। कविता में केवल अर्थ ग्रहण कराकर बात को स्पष्ट करने की क्षमता नहीं होती, बल्कि इसके द्वारा बिंब विधान भी किया जाता है। कविता का बिंब विधान ही पाठक के मन में कविता के प्रभाव को
स्थायित्व प्रदान करता है। बिंब एक प्रकार का शब्द चित्र होता है। बिंब क्या है यहाँ पर? एक प्रकार का शब्द चित्र है। हम देखते हैं कि किसी चीज़ के बारे में अगर हमें नहीं पता, हमने उसे देखा ही नहीं, लेकिन शब्दों के द्वारा कवि या लेखक कोई भी शब्दों के द्वारा उसकी छवि हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है, तो वो क्या है? बिंब। ओके, तो यहाँ पे बिंब एक शब्द चित्र होता है जो कविता में ही उपस्थित होता है। इसी कारण कविता का अर्थ अभिधा की अपेक्षा लक्षणा अर्थात स्थिति की लाक्षणिकता के आधार पर ग्रहण किया जाता है। साथ में दिए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पे ये एक चित्र दिया गया है, आपको कैसा लग रहा है या आप क्या देख रहे हैं? हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमें यहाँ पे दो चीज़ें तो दिखाई दे रही है कि कोई एक स्त्री है जो नारी भी हो सकती है या नर भी हो सकता है। वो एक गहन विचारों में डूबा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरा है कि एक स्त्री है और एक सूरज है या चांद है, वो स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पे एक स्त्री, इसके अलावा एक चेहरा आपको नज़र आ रहा होगा। एक स्त्री है, उसके अलावा ये एक चेहरा है। ये नर भी हो सकता है या नारी भी हो सकती है। वह क्या सोच रहा है, कुछ सोच रहा है, उस ढंग में इसे दर्शाया गया है। दिए गए दो गोले किसके प्रतीक है? चांद या सूरज? यहाँ पे ये जो दिया गया है वो चांद है या सूरज है, ये क्वेश्चन मार्क है। मतलब ये चित्र जो है, अगर ये सूरज है तो ये रात का नहीं हो सकता, और अगर ये चांद है तो ये दिन का चित्र नहीं हो सकता। यानी कि ये सूरज है या चांद, ये स्पष्ट नहीं है, तो इसीलिए चित्र दिन का है या रात का, ये भी स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त आप भी बहुत कुछ सोच सकते हैं। बिल्कुल समान स्थिति कविता के साथ होती है। जैसे ये चित्र है, हम कुछ भी ऐसे सोच सकते हैं। बहुत सारे सवाल इस चित्र को देखकर हमारे मन में आ जाते हैं कि ये क्या हो सकता है। वैसे ही सेम थिंग कविता में होती है। किसी एक कविता को पढ़ने के बाद अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से कविता का भाव ग्रहण करता है। हम कहते हैं ना कि सब लोग सब कुछ नहीं जानते होते, तो हमें सबकी बात सुननी चाहिए, भले ही हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपना डिसीजन लें, लेकिन हमें बात सबकी सुननी चाहिए, क्योंकि सब लोग अलग अलग हमें बोलेंगे कि भाई आपकी सिचुएशन इस तरह की है तो आप ये ट्राई करो, तो हम वो पहले कर भी चुके होते हैं या अभी नहीं भी कर चुके होते हैं। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब कि हम सबको सब बातें नहीं पता, ये हमें मानना है, ये हमें पता है। तो इसी तरह अगर कोई कविता बोल रहा है तो उसका भाव, उसका सार, वो कविता क्या कहना चाहती है, वो शायद एक झटके में किसी को पता चल जाए, या फिर कोई दूसरा आदमी है, उसका उस कविता को लेकर विचार अलग हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस चित्र को देखकर भी हम सबको अलग अलग विचार आए होंगे कि ये क्या हो सकता है, राइट। तो सेम थिंग क्या है, कविता में है कि कविता कोई पढ़ रहा है, हम कविता पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कहना चाहती है, तो हम सबके विचार उस कविता को लेकर अलग अलग हो सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं कविता का महत्व क्या है। आपने अनुभव किया होगा कि यदि कभी आप अपनी बात को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाते या अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हैं और नहीं कर पाते, तब कविता की एक या दो पंक्ति ही आपकी समस्या आसान बना देती है। हम जानते हैं कि कभी कभी हमें हमारी बात कहना नहीं आता, या फिर हम नर्वस हो जाते हैं किसी के सामने कि कैसे बोलूं, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ बोलूं तो मैं उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़े। तो ऐसे समय में कविता हमारी मदद करती है।
तुलसीदास की एक चौपाई अथवा बिहारी के एक दोहे का जितना असर सुनने वाले पर पड़ा होगा, शायद उतना असर एक कहानी सुनने वाले पर न पड़े। यहाँ पर छंद वो दोहे चौपाई आता है, उस तरह से अगर कोई उसे सुनेगा, तुलसीदास के चौपाई को सुनेगी, बिहारी द्वारा राजा जय सिंह को भेजे गए एक दोहे का असर इतना हुआ कि वे अपनी नवविवाहित पत्नी के मोह से मुक्त होकर राज्य की रक्षा के लिए निकल पड़े। क्या हुआ? दरबार में कवि बिहारी, उन्होंने किनको? राजा जय सिंह को एक दोहा भेजा। उसको सुनकर राजा जय सिंह के मन पर उसका इतना प्रभाव पड़ा कि वो अपनी नवविवाहित पत्नी को छोड़कर राज्य की रक्षा के लिए निकल जाते हैं। कविता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि कविता की प्रेरणा से कार्य में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्राचीन काल में कविता को मनोरंजन का साधन भी समझा जाता था। प्राचीन काल में महाराजाओं के समय में ये कविता ही एक मनोरंजन का साधन हुआ करती थी। दरबारों में कवि कविताएं सुनाकर राजाओं का मनोरंजन किया करते हैं, हम सब जानते हैं। तब कविता पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली कोई चीज़ नहीं थी। उस जमाने में जैसे हम एज एक चैप्टर की तरह इसे किसी कविता को पढ़ते हैं आज के ज़माने में, गुजराती हो या फिर हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें एज अ चैप्टर हम कविता को पढ़ते हैं। लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था, वो एक मनोरंजन का साधन थी, वो कोई पढ़ाई जाने वाली चीज़ नहीं थी। आप कभी कभी सोचते होंगे कि कविता भी भला कोई पढ़ने की चीज़ है, यह मनोरंजन का चीज़ कैसे हो सकती है? इसके न तो शब्द समझ में आते हैं, न इसमें कही गई बातें। अगर कोई ऐसी कविता है जिसे हम पहली बार सुन रहे हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमें उसका मतलब या तो ना समझ में आए या फिर उसके शब्द थोड़े अटपटे से लगे। तो इससे तो कहानी उपन्यास अच्छे है, तो हमें क्या लगेगा कि कहानी से ज़्यादा तो कविता से ज़्यादा तो कहानियाँ अच्छी होती हैं कि एक बार में पढ़ लो, आपको पता चल जाता है कि क्या बोलना चाहते हैं, जिनमें कही गई बात आप आसानी से समझ जाते हो। इसके लिए कविता की तरह किसी व्याख्या की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस तरह आपका सोचना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कविता सिर्फ मनोरंजन की वस्तु नहीं है, क्योंकि कविता कम से कम शब्दों में अपनी विशिष्ट भाषा तथा शिल्प सौंदर्य से बातों को स्पष्ट करते हुए चलती है। कविता में क्या होता है, उसका अपना भाव होता है कि वो कम शब्दों में अपनी बहुत बड़ी बात कह सकती है, और बहुत सी बातें इसमें छुपी रहती है जिन्हें समझने के लिए इन्हें खोलते रहना आवश्यक होता है। कई बार हम ऐसी कविताएं या ऐसी शायरियाँ कुछ पढ़ते हैं कि उसका मीनिंग एकदम डीप होता है और हमारे मन को छू जाती हैं ऐसी कविताएं, राइट। तो अतः गद्य की अपेक्षा कठिन लगती है, लेकिन यह भी तो देखिए कि कविता ही है जो अधिक देर तक आपको याद रहती है। हमें किसी कोई चैप्टर है, कोई कहानी वाला पाठ है या कोई कहानी है, तो कोई कहानी हमें लाइन टू लाइन याद नहीं रहती, राइट। वो क्या कहना चाहती है, वो कौवे वाली कहानी ले लीजिए, तो कौवे वाली कहानी उसको बहुत प्यास लगी है, तो वो पानी ढूंढता है वगैरह वगैरह, हमें वो पूरी कहानी याद है, ठीक है। तो अगर हम ये बोलेंगे कि आपको ये कहानी बोलनी है, तो सब अपने अपने शब्दों में वो कहानी बोलेंगे। लेकिन अगर कोई सॉन्ग है, कोई बॉलीवुड का ही सॉन्ग ले लीजिए, ठीक है, तो उसको हम अपने अलग अलग तरीके से नहीं बोलेंगे, उसका प्रॉपर जो राग है, उसके जो शब्द है, हम वो लाइन टू लाइन बोलेंगे। तो आप समझ रहे हो ये क्या कहना चाहती हूँ मैं, कि हमें यहाँ कोई कहानी या गद्य की अपेक्षा कठिन लगती है, लेकिन ये कहानी है जो हमें अधिक देर तक याद रहती है। हम कोई बॉलीवुड के सॉन्ग की बात करें या
किसी भी कवि के कविता की बात करें तो वो हमें अधिक देर तक याद रहती है। उदाहरण के लिए आप उपयुक्त समय और स्थान पर आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आप बताएं कि कविता कैसे मनोरंजन की वस्तु हुई। इस शब्द में रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि प्रायः लोग कहते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन है, पर मेरी समझ में मनोरंजन उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। लोग ये कहते हैं कि ये मनोरंजन का साधन है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। ये कौन बोल रहा है? रामचंद्र शुक्ल। कविता कम से कम शब्दों में जितनी सरल, सुगढ़ और लयात्मक ढंग से अधिक बातें व्यक्त कर सकती है, उतना गद्य नहीं कर सकता। इसलिए कविता अधिक समय तक याद रहती है। उसमें बहुत कम शब्द होते हैं कविता में, इसलिए वह हमें लाइन टू लाइन याद रहती है। लयात्मक होने के कारण इन्हें कहीं भी गुनगुनाया जा सकता है। कविता में लयात्मक होता है, यानी कि उसका एक राग होता है, अपना एक राग होता है। हर कविता का राग अलग अलग होता है, हम जानते हैं। तो उसका एक अपना राग होता है, जिसकी वजह से उसे हम किसी भी समय, किसी भी मूड में, उस मूड के हिसाब से हम कोई भी कविता गुनगुना सकते हैं। दूर सुनसान रास्तों में अकेले चले जा रहे राही कविता गुनगुनाकर अपना मनोरंजन कर लेता है। अगर हम कहीं अकेले जा रहे हैं या अकेले बैठे हैं, किसी सोच में बैठे हैं, तो हम खुद अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं। हम कोई सोचिए ज़रा, अगर हम ऐसे ही बैठे हैं तो हम कोई कहानी तो याद करेंगे नहीं, हम कोई सॉन्ग याद करेंगे या कोई कविता ही गुनगुनाएंगे, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया? अकेलेपन का मनोरंजन हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कविता हमारे जीवन की अन्य आवश्यकता की तरह एक प्रमुख आवश्यकता है। अगर कोई काम कर रहा है हमारे घर में ही देख लीजिए, हम सबके घर में अगर कुछ ना कुछ काम हो रहा है तो धीमा धीमा रेडियो बजता है, या फिर हम धीमा धीमा सॉन्ग सुनते हैं, राइट। अगर मम्मी है तो मम्मी भी पुराने सॉन्ग सुनेगी। तो ये क्या हो गया? एक डेली रूटीन की तरह एक आवश्यक चीज़ हो गई हमारे जीवन में। कविता के माध्यम से प्राप्त होने वाला सुख किसी भी भौतिक सुख से अलग और बेहतर होता है। हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। अगर रात में सोते समय भी हम कुछ ऐसा सुन ले कि हमें अच्छी नींद आ जाती है, राइट, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, पूरे दिन की थकान उतर जाती है। तो ये क्या हो गया? एक भौतिक सुख से अलग और बेहतर हो गया। यहाँ पर आप न समझे कि कविता केवल किताब और अखबारों में छुपी हुई है। ये कविता मतलब सिर्फ किसी अखबार या किताबों में जो अभी पढ़ाई जाती है किसी भी सब्जेक्ट में, सिर्फ उस कविता के बारे में ये नहीं है, बल्कि गीत, गज़ल, फिल्मी धुन, नज़्म, शेर आदि सभी कविता के विभिन्न रूप हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग ले लीजिए, तो अगर आप अकेलेपन में अपना मनोरंजन करना चाहते हैं तो आप कोई पाठ या कविता तो कहानी तो पढ़ेंगे नहीं, आपको कुछ भी क्या याद आएगा? कोई भी सॉन्ग याद आ जाएगा, राइट। तो ये सब क्या है? कहानी के विभिन्न रूप। आप अवश्य ही कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते होंगे, इसका आनंद लेते होंगे। कविता के अवयव के बारे में बात करें तो कविता के अवयव हमारे तात्पर्य उन तत्वों से है जिनसे मिलकर कविता बनती है, अथवा कविता पढ़ाते समय जिन तत्वों पर मुख्य रूप से हमारा ध्यान आकर्षित होता है। काव्य अर्थात कविता के आरंभ काल से ही कविता के स्वरूप को समझने का प्रयास विद्वानों के द्वारा किया जा रहा है। प्राचीन काल में भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कविता की तुलना एक सुंदर युवती से की गई है। प्राचीन काल में भारतीय काव्य शास्त्र की तुलना किससे की गई है? एक सुंदर युवती से की गई है। कि कविता में जो शब्द है वो उस लड़की का, वो उस युवती का, उस लड़की का क्या है? शरीर है। कविता में दिए गए जो अलंकार है वो उस युवती के आभूषण है, और कविता की जो रीति है वो शारीरिक अवयव का गठन है। उसका गुण, स्वभाव और रस है। जो कविता का गुण है, कविता का क्या स्वभाव है, कविता की क्या रस है, यानी कौन सा रस है, हमें वो कविता पढ़ने के बाद कैसा फील होता है,
उसे उस विभूति की आत्मा कही गई है। इन अवयव के अलावा छंद को भी काव्य का अवयव माना गया है। इस आधार पर काव्य के 6 अवयव बताए गए हैं। कितने? 6। किंतु आधुनिक काल तक आते आते इन अवयवों के विषयों में विद्वान की मान्यता बदल गई। छंद, रीति, रस और अलंकारों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसके स्थान पर कविता में कथ्य अर्थात कही जाने वाली बात और विचार दृष्टि अर्थात कवि के चिंतन को विशेष महत्व दिया गया। पुराने ज़माने के जो विद्वान थे वो छंद, अलंकार वो सबको बड़ा मानते थे, लेकिन अभी आधुनिक काल की जो कविताएं या फिर कोई भी सॉन्ग, उसमें क्या हो रहा है कि कही जाने वाली बात, वो क्या कहना चाहता है कवि या सिंगर क्या कहना चाहता है और वो क्या सोच रहा है, किस वे में सोच रहा है, उसको प्रधानता दी गई है। किंतु उपर्युक्त अवयव को पूरी तरह बेकार साबित करके इन्हें कविता से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए कविता के बारे में अब कहा जाने लगा है कि काव्य का अंतरंग उसका बोध पक्ष यानी कि भाव पक्ष है, जो बहिरंग कला पक्ष यानी कि शिल्प सौंदर्य। ओके, काव्य का एक अंतरंग है। काव्य का अंदर का रंग क्या है? बोध पक्ष यानी कि भाव पक्ष, और बहिरंग क्या है? कला पक्ष यानी सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। दोनों ही क्या है? महत्वपूर्ण है। अंतरंग काव्य को उत्कर्षणमय बनाता है, तो बहिरंग कला पक्ष को सार्थकता प्रदान करता है। इस प्रकार हम कविता के अवयवों को 2 भाग में विभाजित करके देख सकते हैं। कविता को कितने भाग में विभाजित किया जा सकता है? भाव पक्ष तथा कला पक्ष। थैंक यू, बाय बाय।